सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड डायग्राम, ये सारी चीजें एग्जाम में आपको 4 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिल सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द साइंस। सो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। देखो, आप सब लोगों के घर में फैन होगा, ठीक है, कूलर होगा, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर होगा, वॉशिंग मशीन होगा, पंप होगा। ये जितने भी मशीन जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो और ये कुछ आपको क्या करते हैं उसके बदले में काम करके देते हैं। जैसे आप क्या करते हो, पंखे को ऑन करते हो, आपके घर में जो फैन लगा हुआ है, स्कूल से आप जाते हो, थक जाते हो, आप फैन ऑन करते हो। तो फैन को ऑन करने का मतलब आपने जो फैन जो लगा हुआ है उसको आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। तो उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लिया, लेकिन उसने कौन सा काम किया, उसने घूमने का काम किया, और घूमकर उसने क्या प्रोवाइड किया, एयर, मतलब उसने मैकेनिकल वर्क किया। मैकेनिकल वर्क का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज अपने आप फिजिकल चेंजेस करती है तो उसको बोला जाता है मैकेनिकल वर्क। जैसे आप वॉशिंग मशीन को ऑन करते हो तो उसका जो ब्लेड होता है वो रन होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका वाटर पंप होता है, जैसे ही आप मोटर को ऑन करते हो तो वेल से, कुएं से पानी क्या होता है, मोटर जो है लेता है और क्या करता है, आपके टैंक पर जो है क्या करता है, लाता है या फिर बाहर लेकर आता है, जिससे आप क्या करते हो, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, अदर पर्पस के लिए यूज करते हो। तो वो सारी डिवाइसेस जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और वो बदले में हमें दूसरे टाइप की एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे पानी बाहर निकलेगा, फैन रोटेट होगा, वॉशिंग मशीन चलेगा, ये सारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर कहलाते हैं। तो मैंने तो आपको इसका पहले एक सिंपल सा एक जनरल कंसेप्ट बताया कि क्या होता है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, देखो, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक मोटर कहलाता है। एक इसका अपोजिट वर्क भी करने वाला डिवाइस होता है जिसको हम लोग डायनेमो बोलते हैं, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसको आप जनरेटर बोलते हो। ठीक है, लोकल हम लोग अपने एरियाज में क्या बोलते हैं, उसको जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो जनरेटर ऑन करो, ऐसा बोला जाता है ना, तो वो डायनेमो होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में आपको पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको हमेशा अपने माइंड में याद रखना है पंखे का एग्जांपल। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो वो रोटेट होना चालू करता है, रोटेट हुआ मतलब मैकेनिकल, हमने स्विच ऑन किया मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। ठीक है, they are used in numerous appliances and the machines like electric fan, refrigerator, washing machine, water pumps, इन सब में ये यूज होता है। Electric motor can be powered by direct current power source such as batteries, rectifier, etc., or by alternating current source such as power supply grid, generators, etc. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होता है इसको रन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तरीके से हो सकती है, या तो डीसी के फॉर्म में होगी या तो एसी के फॉर्म में होगी। ठीक है, अब ये क्या होता है, एसी और डीसी दोनों में क्या चेंजेस होते हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, क्लास 12th में पढ़ोगे आप, वहां पर एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक मोटर का जो एक पूरा का पूरा चैप्टर है, वहां पर आप इलेक्ट्रिक मोटर को और डिटेल से पढ़ोगे। अभी तो सिर्फ आपको एक छोटा सा आपको वर्किंग समझ में आएगा, हल्का सा, एकदम डीपली आप नहीं पढ़ोगे, एकदम डीपली आप पढ़ोगे क्लास 12th में। सो करंट दो तरीके का होता है, एक तो डीसी करंट जो कि बैटरीज वगैरह से मिलता है, रेक्टिफायर वगैरह से मिलता है, और दूसरा होता है एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट, एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट कहां से मिलता है, पावर ग्रिड से, जो आप खंबे से आपके घर में जो वायर आया हुआ रहता है ना, वो आपका क्या होता है, एसी होता है। ठीक है, तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी सच एज फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एटसेट्रा। इतना लिख दोगे तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन में आपको 2 नंबर का 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्या होता है इसका, इसका वर्किंग का प्रिंसिपल क्या है। अब देखो, when a circular coil is placed inside a magnetic field and current flow in the coil,
then force acts on the coil। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हमारे पास जो है क्या है, मैग्नेट है, ठीक है, हमारे पास जो है एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल या फिर कोई भी एक पोल है, और इधर है हमारे पास साउथ पोल, ठीक है, दो पोल्स हैं, और हमने क्या किया, इन दोनों पोल्स के बीच में जो है हमने जो है एक वायर को जो है हमने रख दिया, जो कि, या फिर आप समझ सकते हो वायर के प्लेस में कंडक्टर विल बी कंडक्टर वुड बी अ बेटर वर्ड। तो यहां पर मान लेते हैं नॉर्थ है, यहां पर मान लो साउथ है। आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, इस तरीके से जाती हैं। इसके बीच में मान लो आपने एक क्या किया, सर्कुलर कॉइल को रख दिया, या रेक्टेंगुलर कॉइल को आपने यहां पर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जब आपने यहां पर क्या किया, इस कॉइल को प्लेस किया इस मैग्नेटिक फील्ड में, और जब आप इसको करंट देना चालू करोगे, करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना चालू करोगे, तो यहां पर क्या होगा, ये जो करंट है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस कॉइल पर, ये जो कॉइल है ना, या ये जो वायर है, ये जो कंडक्टर है ना, इस पर क्या करेंगे, एक फोर्स जनरेट करेंगे, ठीक है। और उस फोर्स के कारण क्या होगा, ये जो सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर जो कॉइल है, ये रोटेट होना स्टार्ट करेगा। अब अगर ये जो कॉइल है, अगर ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इसके साथ कुछ भी लगा सकते हो, जैसे आपने एक शाफ्ट लगा दिया, मतलब ये रोटेट हो रहा है, इसके रोटेशन के साथ आपने यहां पर कोई भी एक शाफ्ट लगा दिया, तो वो शाफ्ट भी क्या होगा, रोटेट करेगा। तो ये है इसका प्रिंसिपल। तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या प्रिंसिपल देखो, when a circular coil is placed inside magnetic field and current flow in the coil, then force acts on the coil, उस coil पर force जो है act करता है, which moves it continuously, और वो जो force जो coil पर generate होता है, वो उस coil को continuously क्या करता है, rotate जो है करते रहता है। When the coil in turn rotates the axle, shaft is attached to it। अब देखो कोई भी एक डिवाइस है या कोई भी एक कॉइल है जो कि इस तरीके से बना हुआ है और ये घूम रहा है, तो इसके साथ अगर आप कोई भी चीज लगा दोगे, वो भी क्या होगा, साथ में घूमेगा। अगर आप आटा चक्की लगा दोगे, तो ये जो इसके साथ जो शाफ्ट लगा होगा, उस शाफ्ट से आप जिस भी चीज को अटैच करोगे वो रोटेट होना चालू हो जाएगा। जैसे आपने क्या किया, ये कॉइल है, ये कॉइल जो है रोटेट हो रही है, आपने इसके साथ क्या किया, एक शाफ्ट लगा दिया, मतलब एक एक्सल लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर इससे अटैच है तो ये भी घूमेगा। अब इसके पास में तुम यहाँ पर एक पंखा लगा दो, ये पंखा भी रोटेट होगा। इसके साथ आटा चक्की का मशीन को घुमाना है, उसके साथ बेल्ट लगा दो, ये उसको भी घुमा देगा। वॉशिंग मशीन है, उसको भी घुमा देगा। तो कुछ भी आप इससे काम जो है करवा सकते हो, बस एक बार उस कॉइल को रोटेट होने की देरी होती है। जैसे ही वो कॉइल रोटेट होगा, हम लोग अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसमें डिजाइन लगाएंगे और डिजाइन को चेंजेस करेंगे, और हम लोग अपना मशीन जो है बना सकते हैं। तो ये है इसका प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल आएगा तो यही दो लाइनें आपको लिखनी है कि व्हेन अ सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट फ्लो इन द कॉइल, देन इट स्टार्ट्स it feels, yeah, it experience a force, and thus force is continuously acting on it and which tries to rotate it। वो उसको हमेशा रोटेट करने की कोशिश में लगा हुआ होता है। एंड व्हेन अ शाफ्ट इज अटैच्ड, शाफ्ट का मतलब एक रॉड समझ लो सिंपल सा, या एक्सल समझ लो। व्हेन अ शाफ्ट इज अटैच्ड विद द कॉइल, देन शाफ्ट विल आल्सो स्टार्ट्स टू रोटेट। तो शाफ्ट भी क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट होगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, अब वो कन्वर्ट हो गई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, इस मोटर में क्या क्या चीजें लगी होती हैं, और फिर इसका वर्किंग देखते हैं, ठीक है। In an electrical motor as shown in figure, a rectangular loop of insulated copper wire, आपको यहाँ पर याद रखना है अच्छे से कि कौन सा वायर जो है यूज होता है। आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक मोटर में कौन से वायर को यूज करते हैं। आप याद रखना इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है होता है। और यहाँ पर जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से वायर यूज किया गया है, कौन से शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगुलर शेप को ही यूज करके मोटर बना सकते हो, यहाँ पर सर्कुलर शेप भी हो सकता है या कोई दूसरा और भी डिजाइन जो है हो सकता है। लेकिन जस्ट इसके वर्किंग को समझने के लिए जो रेक्टेंगुलर वाला जो होता है वो बहुत इजी होता है, इसीलिए यहाँ पर इसने कॉइल को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है।
तो यहाँ देखो ये जो ए बी सी जो डी दिख रहा है ना बाहर में आपको कॉइल, इसमें बहुत सारे जो है क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं। टर्न्स मतलब समझते हो, एक के ऊपर एक लपेटा हुआ होता है, उसको टर्न्स बोलते हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास कॉपर का बना हुआ क्या होता है, वायर जो है होता है, इज प्लेस्ड बिटवीन टू सिलिंड्रिकल पोल्स। और यहाँ पर जो मैग्नेट का जो शेप है ना, यहाँ पर मैग्नेट का शेप जो है सिलेंडर है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में है, मतलब इस तरीके से और इस तरीके से, ताकि इसके बीच में हम लोग उसको रख सके, ठीक है। नेक्स्ट, in such a way that the arms AB and CD are perpendicular to the magnetic field lines of force। अब अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस तरीके से जाएंगी। तो हम लोग अपने कॉइल को कैसा रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि ये कॉइल और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होंगे तभी फोर्स का क्रिएशन होगा, ठीक है। उसके बाद फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स, द लूप कैन बी मेड टू स्पिन बाय अटैचिंग अ हाफ सर्कल कॉपर XY to each of the loop। The inside surface of copper half circle is insulated and fixed with the shaft and motor shaft rotates and the motor and the shaft rotates along with the loop। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो हम लोग जो है हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शेप का वायर लिया और इसको हमने क्या किया, इसको हमने इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में लगा दिया। अब यहाँ पर हमें इसको करंट देना है, तो करंट देने के लिए अगर हम लोग वायर को अगर डायरेक्टली अटैच कर देंगे इस तरीके से, एक हम लोग जो वायर लाया और दूसरा वायर हम लोगों ने ऐसा लाया और हमने दोनों को डायरेक्टली अटैच कर दिया, तो अब ये क्या होगा, जैसे कि ये वाला मान लो ए वाला पोर्शन है, ये वाला मान लो बी है। अब अगर ये जो हमारे पास जो लूप है रेक्टेंगुलर शेप में, ये रोटेट होगा, तो ए यहां पहुंच जाएगा इस तरीके से रोटेट होकर, बी यहां पहुंच जाएगा, फिर ए इधर रोटेट होगा, फिर बार बार रोटेशन होगा, तो इसके साथ जो वायर जो अटैच रहेगा वो टूट जाएगा, ठीक है। और बार बार हम लोग मोटर को खोल के या उसको ओपन करके बार बार वायर को उसके साथ अटैच नहीं करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा वायर टूटे ना करके यहाँ पर जो है हम लोग इस तरीके के शेप का एक डिवाइस जो है लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, और वायर को इसके साथ टच में रखते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये रोटेट होगा तब भी हमारा वायर जो रोटेट नहीं होगा और इसको कंटिन्यूअसली करंट सप्लाई भी मिलती रहेगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्रश लगाते हैं, ये जो शाफ्ट है इसको हम लोग यूज जो है करते हैं। इसका यूज क्या हो गया, ये जो एक्स है और ये जो वाई है, इसका क्या यूज होता है, ताकि हमारा जो वायर है वो टूटे ना, क्योंकि हमें उस कॉइल को करंट देना होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड स्फीयर्स बोलते हैं, ठीक है। एक साइड प्लस के लिए अरेंजमेंट होगा, एक साइड माइनस के लिए जो है अरेंजमेंट होगा। तो इसमें हम लोग करंट जो है प्रोवाइड करेंगे। The outer surface of the copper half circle are joined to the two stationary conducting carbon brushes P and Q as shown in figure। अब देखो ये हो गया हमारा करंट का सोर्स, बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से करंट देंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो वायर जो हम लोग लगाएंगे, इसके मैकेनिकल वर्क के कारण जब ये रोटेट होगा, तो जब ये रोटेट होगा तो इस पर जर्क पड़ेगा, जर्क मतलब उस पर क्या होगा, वो हिलेगा डुलेगा, तो ये वायर जो है इसके साथ टच में कंटिन्यूअसली बना रहे। पहले तो देखो वायर टूटे ना करके हमने क्या किया, स्फीयर्स यूज किया। अब स्फीयर्स के साथ कंटिन्यूअसली हमारा जो वायर है वो टच में रहे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ब्रशेस यूज करते हैं, कार्बन के बने हुए ब्रशेस यूज करते हैं। तो किसके बने हुए होते हैं ये भी पूछ सकता है, तो कार्बन के बने हुए ब्रशेस को हम लोग यहाँ पर डालते हैं, ताकि हमारा वायर कंटिन्यूअसली उस स्फीयर के टच में हो। और स्फीयर को क्यों यूज करते हैं, ताकि अगर कॉइल हमारा रोटेट हो तो हमारा वायर टूटे ना। तो ये हमारा पहला स्टेज है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर करंट देना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो करंट है वो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर इस तरीके से आएगा और कंटिन्यूअसली करंट जो है फ्लो होता रहेगा। तो इसके कारण से क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। ये जो है यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा वो इस कॉइल को या इस आर्म को, ए बी आर्म को अंदर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, और ये जो सी डी आर्म है इसको बाहर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। तो जिसके कारण से ये क्या होगा, रोटेट होगा। ये कॉइल अब रोटेट होना स्टार्ट हो गया। तो जब हमारा कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होगा, तो हम लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं, कोई भी एक शाफ्ट लगा देंगे, कोई भी एक रॉड लगा देंगे, तो वो रॉड भी घूमेगा। फिर ये देखो ये रॉड लग गया, इसके साथ अगर हम लोग फैन लगा देंगे तो फैन भी क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका वर्किंग भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब डिटेल में मैं आपको क्या करता हूँ, वर्किंग को जो है इसको समझाता हूँ। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, कौन कौन से जगह पर क्या क्या कार्बन के ब्रशेस यूज हुए, स्फीयर्स का क्या काम है, रेक्टेंगुलर क्या है, कॉइल क्या है, मैग्नेट्स क्या है, ये सब के कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आते हैं। देखो आपके वर्क, देखो आप वर्किंग को जैसा दिया है बुक में इतना बड़ा नहीं लिखोगे, आप अपने वर्किंग को छोटा लिखोगे। 10 से ज्यादा, 10 से मतलब जितने मार्क्स का रहेगा, जैसे 4-5 नंबर का है तो 10 से 12 लाइन वर्किंग लिखोगे, 2 से 3 लाइन इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर इसके प्रिंसिपल को 2 से 3 लाइन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, इतना में ही आपका 3 पेज भर जाएगा। तो आपको पूरा ऐसे नहीं लिखना है, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके लिखना है, और आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है एज इट इज आपको याद करनी है, इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। अगर आप समझ जाओगे तो आप इसको अपने वर्ड्स में क्या कर सकते हो, आराम से जो है लिख सकते हो। चलो अब देखो इसका वर्किंग क्या है। द करेंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी enters द लूप थ्रू द ब्रश Q। अब ब्रश Q कहां पर लगा हुआ है, देखो यहां पर। तो बैटरी का प्लस टर्मिनल यहां है, तो यहां से करंट जो है Q के थ्रू क्या करेगा, उस पर एंटर करेगा और फिर Q में जाएगा। Q में जाने के बाद ये कहां जाएगा, इसका रास्ता क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा, Q में गया, Q से A गया, A से B, C, फिर D, फिर यहाँ पर P, फिर वापस से बैटरी पर जो है वापस आ जाएगा। ठीक है, नोट दैट इन लूप ABCD करंट फ्लो फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D। मैंने आपको बताया इस तरीके से फ्लो हो रहा है। Therefore the current flow in opposite direction in the two arms AB and CD। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो AB आर्म्ड है और ये जो CD आर्म्ड है, जो कि दोनों पैरेलल हैं, एक पर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है और एक पर करंट जो है नीचे की तरफ जो है क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ड्यू टू दिस रिजल्टिंग फोर्स जनरेटेड, और इसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर फोर्स जो है जनरेट होता है। यहाँ पर ये जो करंट ऊपर जा रहा है और ये जो नीचे आ रहा है, ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो इसके कारण से क्या होता है, इस कॉइल पर टॉर्क जनरेट होता है, आप आगे पढ़ोगे। और इसी टॉर्क के कारण क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ होगा, इसको आप आराम से समझ सकते हो। जैसे आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते हो तो जब आपको टर्न, जैसे मान लो आप इस तरीके से स्ट्रेट रोड पर आ रहे थे, अचानक से टर्निंग आया, तो आप अपने हैंडल को क्या करते हो, टर्न करते हो। और अपने हैंडल को टर्न करने के लिए आप एक हाथ पर अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो और दूसरे हाथ में अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो है एक कपल क्रिएट होता है, उस कपल के कारण टॉर्क क्रिएट होता है और टॉर्क के कारण फोर्स होता है। और सिंपल एग्जांपल ये समझ सकते हो, जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल पे चढ़े हो, तो आपका एक पैर जो होता है वो साइकिल के पैडल को नीचे दबाता है और दूसरा पैर जो होता है वो साइकिल के पैडल को ऊपर लाता है। तो इसके कारण से आपका साइकिल का व्हील क्या होता है, रोटेट होता है। तो कुछ उसी तरीके का यहाँ भी होता है, एक में करंट वही मैग्नीट्यूड का ऊपर की तरफ जा रहा है, एक में करंट वही मैग्नीट्यूड का नीचे की तरफ आ रहा है, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर ये टॉर्क वगैरह मत लिखना, आप आपके 12th में पढ़ोगे बहुत अच्छे से। तो सिंपल से ये समझना कि AB और CD आर्म्स में क्या होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है क्या होता है, करंट फ्लो होता है, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो है फोर्स जो है क्रिएट होता है और फोर्स के कारण ये क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है। अब आफ्टर द हाफ रोटेशन द हाफ सर्कल Y comes in contact with the P and the half circle X comes in contact with the Q। देखो इसके बाद क्या होता है, जैसे एक हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो एक हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गया, देखो P का पोजीशन ऊपर था, Q यहाँ था, X यहाँ था, Y यहाँ था। जब हाफ रोटेशन हमारा कंप्लीट होता है ना, मतलब जैसे देखो AB यहाँ से पहुंच गया इस साइड और CD यहाँ से पहुंच गया यहाँ, तो इसको बोला जाता है हाफ रोटेशन। तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, देखो ये जो P और Q जो है ना, इनका पोजीशन चेंज हो जाता है। कैसे, ये जो पहले x था वो किसके साथ, x नीचे था, p ऊपर था। अब क्या हो जाएगा, ये उल्टा, अगले हाफ में जो है ये जो x है ये ऊपर पहुंच जाता है रोटेट होने के कारण और p जो है नीचे आ जाता है। सिमिलरली जो q पहले हाफ रोटेशन में ऊपर था, अब वो नीचे आ जाता है घूम के, और q जो है नीचे आ गया और y ऊपर चले गया। तो इसके कारण से क्या होता है, अभी भी करंट का डायरेक्शन देखो वही बना हुआ है। फिर अगले हाफ में क्या होगा, फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो बार बार इस तरीके का पोजीशन जो है चेंज होते रहता है हर हाफ सर्कल में, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, डुअल चेंजर जो है बोला जाता है। ठीक है,
क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन जब हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है तब भी करंट के डायरेक्शन को ये चेंज जो है नहीं होने देते हैं। जब करंट डायरेक्शन चेंज नहीं होने देंगे इसीलिए इनका नाम क्या है, इसीलिए इनका नाम जो होता है वो डुअल चेंजर जो है होता है। ड्यू टू दिस रिवर्सल द लूप कंटिन्यूज टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके कारण से क्या होता है, इसी सिस्टम के कारण बार बार PQ और XY अपने आप को स्विच करते रहते हैं। इसके कारण से करंट का डायरेक्शन सेम होता है और वो जो कॉइल जो है वो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। करंट का डायरेक्शन चेंज होने का फर्क इस पर नहीं पड़ता क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो इन कॉइल के लिए हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ब्रशेस हैं वो अपने आप को चेंजेस कर ले रहे हैं, तो करंट हमेशा एक जैसा ही फ्लो हो रहा है और ये कंटिन्यूअसली कॉइल जो है रोटेट करना स्टार्ट करता है। Increasing the number of turns in the coil increases the amount of current which in turn increases the power of motor। अब अगर मोटर को ज्यादा तेजी से घुमाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉइल्स का नंबर बढ़ा देंगे। जैसे एक कॉइल है, इसके ऊपर में दूसरा कॉइल, फिर तीसरा कॉइल, चौथा कॉइल, पांचवा कॉइल, इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है बढ़ा देंगे। तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मोटर का क्या होगा, पावर होगा। The coil is wood tightly around the soft iron piece known as core। और ये जितने भी वायर जो लगे हुए हैं ना, ये एक पहले फ्रेम होता है, इस फ्रेम पर सबके सब रखे हुए होते हैं और उस फ्रेम को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। द कॉइल एंड द कोर असेंबली इज नोन एज आर्मेचर। और इनका पूरा जो सिस्टम जो बनता है कॉइल का और ये जो रेक्टेंगुलर का जो कोर होता है, कॉइल और कोर, इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है आर्मेचर। तो आर्मेचर बेसिकली होता क्या है, एक हमारे पास एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में हम लोग कॉइल को लपेटते हैं और वो कॉइल और वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर मिलकर आर्मेचर का फॉर्मेशन जो करता है। और जब आर्मेचर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रोटेट होता है तभी जो है हमारा मैकेनिकल वर्क जो है कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग जो है समझ में आ गया होगा।